और चलिए अब इसके बाद सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए, संबोधित कर रहे हैं। देश का दिल, हार्टलैंड ऑफ इंडिया, और आप हैं हमारे दिल के टुकड़े। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, जब दुनिया के विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भारत के ऋषियों ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। अब प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी मूल मंत्र को आत्मसात करके केवल भारत नहीं, आज दुनिया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस है। मित्रों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं, और युवा वो है जो उन सपनों को साकार कर कर ही चैन की सांस लेता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वो शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हर मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और भारत के युवाओं ने दुनिया में सच में वो करके दिखाया है। कामयाबी हाथ की लकीरों से नहीं मिलती, कामयाबी माथे के पसीने से मिलती है। और वो सफलता के झंडे भारत के युवाओं ने गाड़े। दुनिया में जहां जहां गए एक अलग पहचान बनाई, और सचमुच में दुनिया के लगभग सभी देशों में अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले, तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली। और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है। लगातार 6वीं बार नंबर 1, और मध्य प्रदेश भी ओवरऑल नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो सारी चीजें भारत यहां बनाने लगा। डिजिटल इंडिया, तो दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट आज भारत में हो रहा है। स्किल इंडिया, यूथ स्किल हो गए। आज सचमुच में अनेकों क्षेत्रों में भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत। और आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है 2026 तक। अर्थ शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति बनाना है। इसके लिए जरूरी है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। और इसलिए
जब मैं इनोवेशन की बात करता हूं, नवाचार, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, सचमुच में तुम अद्भुत काम करोगे। नवाचार क्या है? जो विचार दिमाग में आए उसको जमीन पर उतारनी तो नवाचार है। कहते न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अब ये साधारण घटना थी, लेकिन न्यूटन सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, तो जमीन पे क्यों गिरा? वो ऊपर क्यों नहीं गया? वो बीच में क्यों नहीं अटका? वो सोच रहे थे, उत्तर मिला नहीं, तो कहते हैं आने जाने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया और कहा एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा बताओ क्या? तो न्यूटन ने कहा हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। तो लोगों ने कहा जमीन पे नहीं गिरता तो कहां गिरता? बोल ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान में क्यों नहीं अटका? तो लोगों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गए कुछ। अरे जमाने से देखते चले आए, ऊपर से कोई फल टूटता तो नीचे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन सोचते रहे और अंत में उन्होंने खोज के निकाला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और इसलिए अगर कोई वस्तु टूटती है तो वो नीचे गिरती है। ये नवाचार है और भारत के नौजवान नवाचार कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है। उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पे चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस, ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टर कार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो केवल भारतीय नजर आएंगे। ये भारतीय मेधा, भारतीय आसीन है आज, से लेकर बोर्ड रूम तक भारतीय आसीन है आज। हमें गर्व होता सुंदर पिचई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, सुश्री लीना नायर, राज सुब्रमण्यम, CM वेंकटा कृष्णन, राजीव सूरी, इंदिरा नूई, अजय बांगा, कितने नाम जिन्होंने सफलता के नए इतिहास रचने का काम किया है। और मित्रों, इनोवेशन अकेला नहीं, अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। और टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं कहूं, अगर डाली पे पक्षी बैठा है और डाली कमजोर है फिर भी वो डाली पर बैठा है, तो इसलिए नहीं कि उसे डाली पर भरोसा है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा। और मित्रों, आज टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो भारत के प्रवासी युवाओं ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि यदि भारतीय ना हो तो कंपनियों का काम ही ठप हो जाए। और इसलिए ये जो दोनों विषय हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न केवल देश की प्रगति और विकास के लिए बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र ने भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए। अभी अनुराग जी बता रहे थे 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं और मध्य प्रदेश के गांव-गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। लगातार
जो बातें अनुराग जी ने कही मैं दोहराना नहीं चाहता। लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है। मैं आज गर्व के साथ बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइस पे इस समय 19.76% है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज को लेके। यूथ पॉलिसी मध्य प्रदेश में हम नहीं बनाने वाले हैं। अनेकों क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश को स्किल करना हो, ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में बन रहा है। हमारे आइडियाज को हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास मध्य प्रदेश में भी निरंतर जारी है। मैं एक बार फिर आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और अनुराग जी ने कहा है सराफा जाना मत भूलना, लेकिन 56 दुकान भी जरूर जाना। अद्भुत है इंदौर और सचमुच में अद्भुत है मध्य प्रदेश। जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, यहां महाकाल महालोक है। जाना, लेकिन शाम के समय जरूर जाना। रात में महाकाल महाराज की छटा अद्भुत होती है। यहां ओमकारेश्वर है, 2 ज्योतिर्लिंग, 3 वर्ल्ड हेरिटेज, 11 टाइगर पार्क है हमारे। और टाइगर पार्क में ऐसे कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। इस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जब कोई इनोवेटिव आइडिया आए और आपको लगे कि मध्य प्रदेश में जमीन को उतारना है, तो मामा को याद कर लेना। आपका साथ देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबका इस धरती पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए, मध्य प्रदेश धन्य हो गया। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और अंत में केवल एक बात कह के, ये नहीं है, नहीं ये हाथ केवल हाथ मलने के लिए, तू इन्हें मुट्ठी बना दुनिया बदलने के लिए। भारत भी बदल रहा है, दुनिया भी हम बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश में आप इस वक्त हैं, सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर में। We feel privileged with the august presence of the Honourable Member of Parliament Australia, Ms. Janita Mascarenhas. May I request you, Madam, to kindly address us. जोरदार तालियों से स्वागत हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर। Namaste and Dhanyavad. I would like to acknowledge the External Affairs Minister, Dr. J. Shankar, for his invitation to present today. I feel very privileged to be here. I acknowledge the Honourable Shri Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister, Madhya Pradesh, for hosting us in this beautiful state. I'd like to thank the Minister for Youth Affairs, the Honourable Rag Singh Bakur. I thank him for the opportunity to be here to address the youth plenary session. And to His Excellency Prime Minister Narendra Modi, it is a great honour to be back here in incredible India. Australia's relationship has never been closer. The Indian community is our fastest growing diaspora, and our nations have shared interests, challenges, perspectives, and a strong belief in democracy. I know that my Australian Prime Minister, the Honourable Anthony Albanese, is looking forward to visiting India later this year. India, for me, is a kaleidoscope of colours, culture and senses. I was 15 years old when I first travelled to India. Honestly, I felt trepidatious and was unsure what to expect. There were several impressions that India gave me. The first, my extended family had so much love to give, even though I lived overseas. We are close, and my Indian cousin Noel has travelled
to join me here. My dad has an incredible work ethic, but then I understood that this is a shared trait of my whole extended family, but really the Indian diaspora. There is so much vibrancy and colour here, whether that be the clothes we wear or the food we eat. Finally, I remember the kindness strangers gave me just because of my grandmother's reputation for Lisa Dad as a kind and giving woman. India is a diverse country. The sleepy backwaters of Kerala represent an aquatic paradise. The desert skies of Gujarat offer glittering star-spangled skies. Or here in Indore, the street food here is a flavour sensation, as I learnt last night. And for me as a Goan, it's famous for its New Year Eve parties, but for Goans, we start the new year by going to midnight mass. India's diversity is what makes this country seem like it's contradictory, but rather I like to think of it as a country that has duality, two opposite parts that coexist. I think it's this duality that helps the Indian diaspora be so successful. Mixing old ideas is not new or unfamiliar concept to India. India is arguably one of the most successful nations who practices ancient religions while embracing new technologies and boasting cities like Bengaluru and its own thriving movie industry. Duality happens on a national level, but I think it happens on an individual level too. Minister Thakur showed this by speaking in both Hindi and English seamlessly. As we, the Indian diaspora, seek to do great things around the world, we fall in love with other countries and create new lives and worlds for our family. We then get to blend the best aspects of Indian culture with the best aspects of another country, and essentially we create a third culture. Following this, I'd like to talk about some members of the Australian Indian diaspora who are at the forefront of innovation and new technologies. Ajay Prakash had the vision to empower 1 billion people to discover meaningful work through his education startup called Entry Level. He is one of Australia's top 100 innovators and is a Forbes Under 30 entrepreneur. AJ's platform delivers short, intensive, affordable programs with professional mentors from companies including Atlassian, Wise and StartMate. Recognising that almost 200 million jobs were lost during 2020, largely due to COVID, AJ wanted to think about ways to reskill people. AJ's ambitious goal is to prevent mass unemployment by 2030. The thing that I find particularly refreshing about AJ is that he openly talks about failing. Culturally, this is something that I think many of us would struggle with. However, smart entrepreneurial culture has taught me that it's smart to fail fast and fail small to crack open the next innovation. Then there's Veena Shawajala, who's a material scientist, engineer and inventor. She is the recipient of the Pravasi Bharataya Samman. She is passionate about waste. She was talking about green steel production before it was cool. She thought that it would be smart to use end-of-life tyres to replace coal and coke in steel making. The Pulitzer Prize-winning author Charles Duhigg told us that innovation happens by mixing old ideas in new ways. Well, Veena was literally doing this by diverting almost 200 million tyres from landfill and then using them in the furnace during steel production. This reduces costs and reduces greenhouse gas emissions. Talking about net zero emissions, that's quite an accepted term worldwide. In time, we will talk about net zero waste, aka the circular economy. So for manufacturers in the audience, I ask, can your products be repaired? Or even better, can they be upgraded or retrofitted? And once your product reaches the end of its life, can it be recycled or repurposed?
The final person I'll talk about is an engineer from Australia who has worked in climate change the last 12 years. Her dad, Jose, an Indian metalworker, wanted to migrate from Kenya to Australia. Australia had a skills shortage. However, the Australian Embassy explained to Jose that he had the right skills but had the wrong colour skin.